नमस्कार, मैं श्रेया गुलदेव और आप देख रहे हैं सिटी फोकस। बच्चियों के रेप थम नहीं रहे हैं। वासनाएं उन बच्चों के साथ बलात्कार करने का सहारा ले रही हैं, जिनके दूध के दांत भी नहीं है। बीते दिनों एक शख्स ने 6 महीने की बच्ची के साथ रेप कर दिया और अब भी हैदराबाद में ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। पुलिस द्वारा लाए गए कितने कानून बिना परिणाम के जा रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची के साथ एक कौड़ी ने बलात्कार किया। घटना शमशाबाद एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की है। 4 साल की बच्ची के साथ गैंगस्टर ने होश खोकर रेप किया है। आरोपी वेंकटैया महबूब नगर का रहने वाला है। वह 40 साल के हैं। वह पोटाकुटी के लिए हैदराबाद आया था। वह पिछले कुछ समय से शमशाबाद में फ्लाईओवर निर्माण के लिए एक निजी लेबर कंपनी में मजदूरी का काम कर रहा था। वहां काम करने वाले सभी मजदूर शमशाबाद में तहसीलदार के कार्यालय के सामने झोपड़ियां में रहते हैं। वेंकटैया भी उस इलाके में एक झोपड़ी में रहता है। आरोपित वेंकटैया को शराब पीने की आदत है। रविवार की रात वह शराब पीकर अपने आवास पर आ गया। वेंकटैया, जिनकी आंखें शराब के नशे में बंद थी, ने अपनी झोपड़ी के बगल में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्चा दर्द से करा उठा। चीख पुकार सुनकर बच्चे की मां तुरंत आई और आरोपी को पकड़कर कुचल डाला। तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की और उनकी सुध ली गई। बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण उसे तुरंत हैदराबाद के नीलूफर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और उसका इलाज अब चल रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि बच्ची की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी वेंकटैया को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है, लेकिन बच्ची के माता पिता कर्नाटक में रहने वाले हैं। शमशाबाद डीसीपी भास्कर गौड़ ने कहा है कि वे आजीविका के लिए हैदराबाद चले गए। चार साल की बच्ची का इलाज नीलूफर अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के यहाँ चल रहा है। नीलूफर अस्पताल की अधीक्षक उषा रानी ने बताया कि अब बच्ची की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एक बार जब बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसका इलाज मनोचिकित्सक से कराया जाएगा। सरकार चाहे जितने कानून लाए, पुलिस चाहे जितने उपाय करे, कुछ लोग विवेक खोकर ऐसे अत्याचारों का सहारा लेते हैं। इसी तरह के अत्याचार 80 साल के बुजुर्गों और यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चों पर भी हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून को सख्त बनाना जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून का सख्त होना बहुत आवश्यक है और इसी के साथ ही इंसान की सोच को भी बदलना जरूरी है। तेलंगाना एमएलए कोटे के 3 एमएलसी सीटों के लिए हुए चुनाव में बीआरएस के प्रत्याशी सर्वसम्मति से चुने गए हैं और जब तक नामांकन की जांच पूरी हो जाए तब तक 4 नामांकन दाखिल किए जा चुके थे, जिनमें से चुनावाधिकारी ने यह घोषणा करी कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले पलमूरी कमला का नामांकन खारिज कर दिया जाएगा और उन्होंने ये खुलासा किया है कि शेष बीआरएस उम्मीदवारों छल्ला वेंकटरामी रेड्डी, देशपति श्रीनिवास और नवीन कुमार कुरमैया के नामांकन वैध है।
विधायक कोटा में 3 सीटों पर एमएलसी के चुनाव में एक मत नहीं रहे। बीआरएस के 3 उम्मीदवार देशपति श्रीनिवास, नवीन कुमार और छल्ला वेंकटरामी रेड्डी को सर्वसम्मति से एमएलसी के रूप में चुना गया है और इन तीनों उम्मीदवारों को आरवीओ से प्रमाण पत्र मिला है। इन विधायकों के कोटे के एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा आज समाप्त हो गई है। मंत्री प्रशांत रेड्डी, मल्लार रेड्डी, कई बीआरएस विधायक और एमएलसी ने उन्हें बधाई दी है। बाद में 3 एमएलसी ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की और आभार व्यक्त किया है। सीएम ने नए एमएलसी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी है। सीएम केसीआर ने राज्य विधान परिषद के विधायक कोटे के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सीएम ने छल्ला वेंकटरामी रेड्डी, देशपति श्रीनिवास और कुर्मियागिरी नवीन कुमार को उम्मीदवार के तौर पर फाइनल कर दिया है। मालूम हो कि केसीआर ने सुझाव दिया था कि उन्हें इसी महीने की 9 तारीख को नॉमिनेट कर देना चाहिए। सीएम केसीआर ने विधानसभा मामले के मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी और बीआरएस के महासचिव पल्ला राजेश्वर रेड्डी को उनसे संबंधित व्यवस्थाओं को देखने का आदेश दिया है। विधायक कोटा एमएलसी चुनाव के लिए 27 फरवरी को शेड्यूल जारी होना लाजिमी है और तेलंगाना में 29 मार्च को एमएलसी की 3 सीटें खाली होगी। इस हद तक केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना में 3 सीटें और आंध्र प्रदेश में 7 सीटों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। हालांकि राज्य में नवीन कुमार, गंगाधर गौड़ और एलिमिनाती कृष्णा रेड्डी का कार्यकाल इसी महीने का 29 तारीख को खत्म होगा। इसी क्रम में विधायक कोटे के एमएलसी के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। सीएम केसीआर ने एमएलसी के तौर पर काम कर रहे नवीन कुमार को एक बार फिर मौका दिया है। केसीआर ने देशपति श्रीनिवास को आश्वासन दिया, जो पूर्व में शिक्षक थे और आंदोलन में सक्रिय थे और वर्तमान में सीएम कार्यालय के ओएसडी है। हालांकि यह सोचा गया था कि देशपति को लंबे समय तक एमएलसी के रूप में मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें विभिन्न कारणों से पूर्व में मौका नहीं दिया गया था। जोगलंबा गढ़वाला जिले से पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के पोते छल्ला वेंकटरामी रेड्डी हाल ही में बीआरएस में शामिल हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री केसीआर को लगता है कि छल्ला वेंकटरामी रेड्डी को बीआरएस के विस्तार में प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए। यद्यपि भिक्षामय गौड़ और दासुजू श्रवण स्वामी गौड़ आदि के नामों का प्रचार भी किया गया, पर उनसे यह अवसर नहीं मिला। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों के लीक होने के पीछे प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विफलताओं को प्रमुख कारण माना जा रहा है। कर्मचारियों की सीमित संख्या और कमजोर आईटी सिस्टम एक अवैध कारोबारियों के लिए वरदान बन गया है और जांच में ये सामने आया है कि आयोग में कार्यरत कर्मचारियों ने तकनीकी खामी और सुरक्षा की कमी का हवाला देकर प्रश्न पत्र लीक कर दिया है। विशेषज्ञों का अब ये कहना है कि अगर हमें पहले ही सतर्क कर दिया गया तो अतिरिक्त स्टाफ, एक मजबूत आईटी केंद्र और अन्य कमियों से बचा जा सकता था। टीएसपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और यहाँ की गतिविधियां यूपीएससी के समान है।
प्रत्येक अनुभाग की गतिविधियों को सख्ती से गोपनीय रखा जाएगा और कंप्यूटर आधारित प्रशासन होने के लिए एक मजबूत नेटवर्क की आवश्यकता होती है। लेकिन पता चला है कि टीएसपीएससी में नेटवर्क सबसे कमजोर है। सरकार आईटी प्रणाली के लिए समिति धन आवंटित कर रही है। नेबरहुड सेवा कर्मचारियों के वेतन आवंटन में कटौती के कारण राज्य तकनीकी सेवा निगम 6 की जगह 4 लोगों से काम चला रहा है। किसी कर्मचारी ने लेन में जब लॉग इन किया, वह कब बाहर आया, उसने किन फाइलों की जांच की, यह सुरक्षित करने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था होनी चाहिए कि अन्य सभी विवरण ज्ञात हो। लेकिन आयोग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका इस्तेमाल कर आईपी एड्रेस बदल दिए जाते थे और गोपनीय सेक्शन से प्रश्न पत्र चुरा लिए जाते थे। कई संगठनों और बैंकों में कर्मचारियों को मोबाइल नंबर पर आने वाले बायोमेट्रिक या ओटीपी दर्ज करने के बाद ही कंप्यूटर पर लॉगिन करने की सुविधा दी जाती है। आयोग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस पर लाखों बेरोजगार युवाओं की किस्मत टिकी हो। गोपनीय धारा जिस स्थान पर हो रही है वहां सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम का न होना आरोपियों के लिए वरदान बन गया है। जानकारों का कहना है कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम होता तो पासवर्ड चोरी होने की नौबत ही नहीं आती। लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं के संचालन में कमियों पर 4 साल पहले सरकार को एक रिपोर्ट दी थी। टीएसपीएससी ने एक रिपोर्ट में दी है कि जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा लोगों पर भारी काम का बोझ पड़ रहा है। अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की जा रही है। केरल आयोग में 1600 लोग काम कर रहे हैं। इससे टीएसपीएससी को उसी तरह से कर्मचारियों को आवंटित करने और कई अन्य सुधार करने के लिए कहा गया है। कम से कम 341 कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 166 कर्मचारी ही आवंटित किए हैं। वर्तमान में 106 लोग काम कर रहे हैं। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित मात्र 83 सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि शेष कर्मचारी पड़ोस की सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत है। प्रमुख भर्ती अधिसूचना, परीक्षा प्रबंधन, गोपनीय विभाग, सत्यापन एवं पदस्थापन विभागों में कर्मचारियों की कमी है। इन विभागों का काम 30 कर्मचारी ही देख रहे हैं। टीएसपीएससी ने कहा कि लोगों की संख्या कम होने के कारण उन्हें रोजाना रात 12 बजे तक दफ्तरों में अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में आयोग ने प्रशासन विभाग की सफाई करने का फैसला किया है। मौजूदा पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की उम्मीद है। कर्मचारियों के लिए जागरूकता कक्षाओं का आयोजन, गोपनीय विभाग को मजबूती मिलेगी। वह सुधार लाने के बारे में भी सोच रही है ताकि प्रश्न पत्रों के लीक होने में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। और बताया गया है कि आयोग विभिन्न राज्यों में लोक सेवा आयोगों के प्रदर्शन और प्रक्रियाओं की जांच कर रहा है और ऐसा लगता है कि उठाए जाने वाले तकनीकी और प्रशासनिक कदमों और विभागों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने आज इस संदर्भ में एसआईटी की रिपोर्ट पर विशेष बैठक की है और एसआईटी की रिपोर्ट और आंतरिक जांच को ध्यान में रखा गया है। टीएसपीएससी ने इसी क्रम में एक अहम फैसला लिया है। ग्रुप ए की प्रीलियम AEEDEO की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ग्रुप ए की प्रीलियम पिछले साल 16 अक्टूबर को हुई थी। AEE ने 22 जनवरी को और DAO ने 26 जनवरी को आयोजित किया। AEE और DAO जिन्हें प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था।
ने घोषणा की है कि परीक्षा की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। इसी क्रम में 11 जून को फिर से ग्रुप 1 प्रीलियम कराने का निर्णय लिया गया है। पता नहीं शोला कब और कैसे भड़क जाए, पलक झपकते ही शोले भड़क उठते हैं। सिकंदराबाद में पिछले 6 महीने के अंतराल में तीसरी बड़ी अग्नि दुर्घटना हुई है, जो अपने पीछे में एक बड़ी त्रासदी छोड़ गई है। सिकंदराबाद में पिछले कुछ सालों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इन घटनाओं से पीछे छोड़ी गई त्रासदी सब कुछ नहीं है। इन हादसों में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने की दुर्घटनाएं कम समय में हो रही है। हादसों के बाद राहत उपायों के अलावा सरकार घटनाओं को होने से रोकने के लिए कोई निवारण उपाय नहीं कर रही है। डेक्कन स्पोर्ट्स निटवियर कॉम्प्लेक्स के तहखाने में दुकान से लगी आग से कोहराम मच गया है और कुछ ही मिनटों में आग 3 तरफ से फैल गई और 5 मंजिल तक फैल गई है। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक जब तक 120 दमकल अधिकारियों व कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। जैसे ही आग अगल बगल की इमारतों में फैली, 20 से अधिक दमकल गाड़ियों को एक ही समय में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आखिर में सपोर्ट स्टाफ के भी होश उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों के जिंदा जल जाने के कारण उनकी हड्डियां तक नहीं मिली है। व्यावसायिक परिसर में हादसे के कारण आसपास की कॉलोनियों को खाली कराना पड़ा है। हमेशा भीड़भाड़ वाले इस परिसर में कल भीषण आग लग गई थी और 6 लोग मारे गए थे। कपड़ों की दुकानों, कंप्यूटर संस्थानों और कॉल सेंटरों और अन्य सरकारी और निजी कार्यालय से खचाखच भरी इस इमारत में आग लग गई। इसी क्रम में काफी मात्रा में धुआं फैल गया और पेंट के डिब्बे फटने से हादसे की गंभीरता बढ़ गई है। आग की चपेट में 15 से ज्यादा लोग आ गए। 7 लोगों की बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। 6 लोग दूसरी मंजिल में फंस गए और बीमार पड़ गए। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची है। इस प्रकार 6 महीने के अराल में समय में एक ही क्षेत्र में लगी 3 भीषण आग ने शहरवासियों को बेचैन कर दिया। इस आग में जनमाल के भारी नुकसान के अलावा मासूमों की जान भी जा रही है और इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। दुर्घटना होने पर बचाव कर्मियों को आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत करनी पड़ती है। नियमों का उल्लंघन कर खतरनाक स्थिति में कारोबार भले ही चल रहा हो, लेकिन अधिकारी सख्त कार्रवाई करने में विफल हो रहे हैं। अवैध निर्माण, घरेलू उपयोग के लिए बने मकानों को बड़े बड़े व्यावसायिक परिसरों में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन बल्दिया और पुलिस इसकी अनदेखी कर रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कुछ निचले स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर रिश्वत ले रहे हैं। शहरवासी चाहते हैं कि सरकार जागे और नियम विरुद्ध चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी दुर्घटना के बाद जल्दबाजी करने के बजाय पहले से सतर्क रहने पर जानमाल का नुकसान को रोकने का मौका है। टीएसपीएस प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बेरोजगारों के आश्रय के रूप में छात्र संघों के साथ साथ राजनीतिक दल भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जहां कांग्रेस ने लीकेज की जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है, वहीं बीजेपी ने टीएसपीएससी को पूरी तरह से भंग करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग के पेपर लीक होने के मुद्दे पर
गुनपराकू शहीद स्तूप पर दिशा का शुभारंभ किया है। और हालांकि शुरू में पुलिस ने कहा कि इस दिशा के लिए कोई अनुमति नहीं थी। हालांकि दिशा लेने के बाद कुछ देर तक पुलिस और पंडित संजय ने के बीच बातचीत होती रही। उसके बाद पुलिस थोड़ी पीछे हटी और संजय ने दिशा जारी रखी। बाद में पुलिस को सतर्क किया गया जब संजय ने घोषणा की कि वह दिशा के अंत में टीएसपीएससी कार्यालय जाएंगे। पुलिस ने गनपार्क से टीएसपीएससी के लिए निकल रहे बीजेपी नेता और पंडित संजय को रोकने की कोशिश की है। इसे लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया। बाद में पंडित संजय और विधायक इटेला राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक वाहन में लेके गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंडित संजय ने कहा कि टीएसपीएससी मामले में 30 लाख छात्रों को न्याय मिलने तक बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। सभी आए और भाजपा की ओर से एकजुटता दिखाए। इससे किसान पहचाने, कार्यकर्ता, शिक्षक पहचाने, महिलाएं पहचाने, आप सब इस विषय पर विचार करें। अगर हम अभी डरे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पेपर लीक होने के मद्देनजर यूथ कांग्रेस ने टीएसपीएससी कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया है और बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंचे। हालांकि एनएसयूआई का आह्वान के मद्देनजर अलर्ट हुई पुलिस ने गांधी भवन के गेट बंद कर दिए। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति तब पैदा होगी जब कुछ कार्यकर्ताओं ने गेट कूदने की कोशिश की। एनएसयूआई नेताओं की पुलिस से बहस हो गई और जिसने उन्हें रोका है। एनएसयूआई के रैंकों ने गेट कूदकर टीएसपीएससी कार्यालय को घेरने का बेताब प्रयास किया। इससे गांधी भवन और टीएसपीएससी के आसपास तनाव का माहौल हो गया। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार का व्यवहार ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने माता पिता और गृहनगर छोड़ने वाले 30 लाख उम्मीदवारों को धोखा दिया है। बसपा कार्यालय में सामने अनशन कर रहे प्रवीण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे घर ले जाया गया। इस क्रम में बोलते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि चाहे कितनी भी गिरफ्तारियां कर ली जाए, जब तक टीएसपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगी। टीएसपीएससी का पेपर लीक होने पर ओयू में छात्रों का आंदोलन हुआ और ओयू के छात्रों ने सीएम केसीआर का पुतला फूंका है। ओयू के छात्रों ने बेरोजगार छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले टीएसपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक में सरकार शामिल है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रों की मांग है कि टीएसपीएससी अध्यक्ष को तत्काल गिरफ्तार कर ड्यूटी से हटाया जाए। छात्रों ने राज्य सरकार और सीएम केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की है। टीएसपीएससी पेपर लीक के विरोध में एबीवीपी नेताओं ने हैदराबाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और एबीवीपी के नेताओं व छात्रों ने विशाल रैली निकालकर नारेबाजी की है और कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए। पुलिस ने पूरे समाहरणालय क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस नेताओं और कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बोलाराम थाने लेके गई है। छात्रों की मांगों पर खुलासा किया गया। टीएसपीएससी पेपर लीक कांड में सीएम केसीआर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के नारे लगाए थे। कलेक्टर नेता रामचंद्रन को टीएसपीएससी के अध्यक्ष और सचिवों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने सिटिंग जज से पेपर लीक की घटना की जांच कराने की मांग की है। शर्मिला ने आरोप लगाया कि टीएसपीएससी बड़ा घोटाला है और उन्होंने कहा कि ऐसा सभी ने किया है। टीएसपीएससी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाए और बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से मंत्री स्तर पर हाथ होने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक हो गए। उनकी मांग थी कि पूरे बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। शर्मिला बोली, एसआईटी से जांच सही नहीं, एसआईटी आपके पक्ष में जांच कर रही है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इस समय जब कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो गया है तो प्रसार को नियंत्रित कर लिया गया है और जो महामारी है हमें छोड़ चुकी है, यह फिर से कालीन के नीचे पानी की तरह फैल रही है और यह साबित कर रहा है कि उसका एक अस्तित्व अभी भी है। तेलंगाना राज्य में कोरोना वायरल
फैल रहा है, मामलों में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। पिछले 4 दिनों से संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजधानी हैदराबाद में मामलों में वृद्धि विशेष रूप से चिंताजनक है और इस साल 27 जनवरी को राज्य में 0 मामले सामने आए थे। हर कोई इस बात से खुश था कि वायरस खत्म हो गया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जीएचएमसी के भीतर 50% से अधिक मामले दर्ज होने के कारण शहर के निवासी डरे हुए हैं और पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,254 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जिनमें से 52 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि अन्य 148 लोगों के परिणाम आने बाकी हैं। इस महीने की पहली तारीख को राज्य में 4,405 लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया गया और जिनमें से सिर्फ 21 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया। वर्तमान में तेलंगाना में 257 कोविड पीड़ित है और उल्लेखनीय है कि इस माह की पहली तारीख को इनकी संख्या मात्र 93 है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट साफ कर रही है कि पिछले 5 दिनों में मामलों में इजाफा हुआ है। आधिकारिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि वायरस जिलों में भी फैल रहा है। ठीक 2 हफ्ते पहले हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेड्चल सहित केवल 5 जिलों में मामले सीमित थे और हैदराबाद के अलावा अन्य जिलों में भी 1-2 मामले ही सामने आए हैं। लेकिन अब एक साथ 12 जिलों में वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। आदिलाबाद, हैदराबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर और मेडक, मेड्चल, मल्काजगिरी, सिरिसिला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और भुवागेरी जिलों में लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है और सरकारी रिपोर्टों के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि कम से कम 50% नवीनतम कोविड मामले हैदराबाद शहर में फैल रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और सामान्य फ्लू से पीड़ित की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर इनमें कोरोना वायरस भी जुड़ जाए तो स्थिति और जटिल होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा का समय होने के कारण छात्र व उनके अभिभावक परेशान हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि सर्दी और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी सलाह पर अस्पताल जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी देते हैं कि इसकी अपेक्षा करने के बाद उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।